कल हम लोग ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़े थे। साथ ही साथ ये भी पढ़े थे हमने 1920 के दशक में जो है श्रमिक का ट्रेड यूनियनवाद के प्रति झुकाव लगभग धीमी गति से ही विकास हो रहा था और इनके कारणों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी रुकावट के बावजूद, यानी कि ट्रेड यूनियनवाद में एकतावाद के रुकावटों के बावजूद भी आंदोलन जो है श्रमिकों के बीच लोकप्रिय प्राप्त कर रहा था और इसका मुख्य प्रभाव, उसका जो मुख्य कारण था कि श्रमिकों की अनेक तकलीफें थी, जैसे काम के घंटे, अस्वस्थकर अवस्था, अपर्याप्त मजदूरी, नौकरी से निकाला जाना आदि। उन्होंने सहायता के लिए बाहरी व्यक्तियों का सहारा लिया और ये बाहरी व्यक्ति राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट या समाजवादी पार्टी या कुछ निर्दलीय भी होते थे। ये करते क्या थे कि ये बाहरी व्यक्ति श्रमिकों की सभाएं आयोजित करते थे, मालिकों को संबोधित कर याचिकाएं लिखते थे और ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंध थी और जब मालिक उनकी मांगे अस्वीकार कर देते थे तो श्रमिक हड़ताल करते थे। प्रायः हड़ताल के दौरान ट्रेड यूनियनवाद श्रमिकों की आर्थिक सहायता करती थी, क्योंकि हड़ताल के दौरान श्रमिकों को जो मजदूरी नहीं मिलती थी और हड़तालों के कारण श्रमिकों को बहुत अधिक परेशानियां उठानी पड़ती थी, विशेषकर जब वे हड़तालें महीने तक चलती थी। परेशानियों के बावजूद भी फैक्ट्रियां में अनेक हड़तालें हुई। सरकारी कार्यालय और व्यापारी फर्मा के कर्मचारी भी जो भी थे वो ट्रेड यूनियनें बनाई और हड़तालें आयोजित करने लगे। मद्रास में 1923 में सिंगारावेल ने पहला मई दिवस मनाया गया। अब देखते हैं ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इस अधिनियम द्वारा व्यापार संघों के वैध संगठनों के रूप में मान्यता दे दी गई और साथ ही साथ व्यापार संघों की गतिविधियों का पंजीकरण एवं नियमन संबंधी कानूनों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा व्यापार संघों की गतिविधियों का नागरिक एवं आपराधिक गतिविधियों को परिधि से बाहर रखा गया। अब आगे देखते हैं कि श्रमिक विवाद अधिनियम 1926 क्या कहता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित बातें कही गई थी। श्रमिक विवाद के समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। साथ ही साथ रेलवे, डाक, पानी एवं विद्युत संभरण जैसी सार्वजनिक सेवाओं को उस समय तक हड़तालें नहीं की जा सकती जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से एक मास पूर्व इसकी सूचना प्रशासन को न दे। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लेकर उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। दक्षिणपंथी मध्यवर्गीय नेता एन.एम. जोशी, वी.वी. गिरी और मृणाल क्रांति बोस ने एटक से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना करती है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं कि भारत में श्रमिकों की दुखद स्थिति ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार की, परंतु श्रमिकों की अशिक्षा, भाषा, जाति और संप्रदाय की भिन्नता और सबसे अधिक मालिकों के ट्रेड यूनियन विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारत में ट्रेड यूनियन की स्थापना में विलंब हुआ। इसके बावजूद 1920 के उपरांत में ट्रेड यूनियन आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होने लगा। बाहरी व्यक्तियों ने ट्रेड यूनियन का विकास में सहायता प्रदान की। 1920 के ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एक प्रमुख घटना मानी जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों, समाजवादियों और निर्दलीय श्रमिकों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मिलकर काम किया। 1937 के पश्चात ट्रेड यूनियन का विस्तार हुआ और कांग्रेस ने प्रांतों में मंत्रिमंडल स्थापित किए, जिससे जनता में आशाएं जागी। टैक्स का अधिक भार, बेदखली का भय, भूमि पर दखल अधिकार न होने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और इस अन्याय के प्रति सरकार के निष्क्रिय व्यवहार ने किसानों को विद्रोह के लिए बाध्य किया और 1920 और 1930 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक किसान विद्रोह हुए। ट्रेड यूनियनवाद का उदय श्रमिक वर्ग के आंदोलन में एक नए युग का प्रतीक था।